हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म, यानी कि अल्कोहलिज्म का उपचार। तो हम लोग सब ये बता दें कि इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने अल्कोहलिज्म के कॉजेज़ को, अल्कोहलिज्म के इफ़ेक्ट्स को, अल्कोहलिज्म का क्लिनिकल पिक्चर, इन सभी बातों के बारे में विस्तृत रूप से बातें की। आज हम लोग उसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं मीनिंग ऑफ अल्कोहलिज्म के बारे में जानकारी लेकर। अल्कोहलिज्म इज़ अ कंटिन्यूड एक्सेसिव और कंपल्सिव यूज़ ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्कोहलिज्म क्या है, एक तरह का कंटिन्यूड और एक्सेसिव यानी लगातार और काफ़ी मात्रा में और बाध्य होकर किसी भी अल्कोहलिक ड्रिंक का सेवन करना। इट इज़ अ क्रॉनिक, a progressive, potentially fatal disorder marked by excessive and usually compulsive drinking of alcohol, leading to psychological and physical dependence or addiction। यानी कि अगर बहुत दिनों तक क्रॉनिक रूप से अगर और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव वे में अगर कोई अल्कोहलिक ड्रिंक का सेवन करता है तो एक्सेसिव मात्रा में लेने पर क्या होता है कि ये किस ओर ले जाता है व्यक्ति को, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल डिपेंडेंस, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी वे लोग इसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं सेवन करने के लिए। और दूसरी बात की फ़िज़िकल डिपेंडेंस, यानी कि अगर वो सेवन नहीं करते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स का तो उनके फ़िज़िकली वो लोग काफ़ी अपने आप को तकलीफ़ में महसूस करते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स आने लगता है। तो इस तरह से फ़िज़िकल नीड होता है, उनका फ़िज़ियोलॉजिकल नीड हो जाता है और ये डिपेंडेंस का रूप ले लेता है और फलतः हम इसको कह सकते हैं कि ये एडिक्शन का मामला है। नेक्स्ट है हेवी ड्रिंकिंग कैन कॉज और कंट्रीब्यूट टू लिवर डैमेज। जैसा कि हमने बतलाया कि फ़िज़िकल डिपेंडेंस हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है और उनके फ़िज़िकल सिस्टम्स को भी वो काफ़ी प्रभावित करता है, जिसमें सबसे पहले लिवर डैमेज, हेपेटाइटिस हो सकता है, तरह तरह के लिवर डिसफंक्शन हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होता है वो हो सकता है और बहुत तरह के कैंसर भी हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंसर अलग अलग जगह के, जिसमें लिवर हो सकता है, स्टमक हो सकता है, थ्रोट हो सकता है, बहुत तरह का कैंसर इसमें हो सकता है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग डिमिनिशेस द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर इन द ब्रेन। एक्सेसिव ड्रिंकिंग से क्या होता है, जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो हमारे ब्रेन में है, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, उनका मात्रा कम होने लगता है, वो उसमें कमी आने लगती है। नतीजा ये होता है कि उनका कंसंट्रेशन, उनका थिंकिंग, उनका जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो सारे प्रभावित हो जाते हैं। जब ये इतना फेटल और इतना भयावह स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग ऐसा करते हैं ताकि वो व्यक्ति पूरी तरह से अपने इस व्यसन को छोड़ सके। तो उसमें मूलतः हम लोग दो भागों में इसको बांटे हैं। एक होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है साइको सोशल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम लोग ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकली अगर समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर डिपेंडेंस हो गया है, फिजियोलॉजिकल नीड के रूप में, फिजिकल डिपेंडेंस के रूप में अगर वो व्यक्ति एडिक्ट है, तो फिर वैसी स्थिति में उनको सबसे पहले उनके बॉडी से टॉक्सिक्स हटाना पड़ेगा, यानी उनको डिटॉक्सिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि जैविक उपचार या फिर मद्यपान के जितने भी रोगी होते हैं उनका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पहला स्टेप होता है कि उनको डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है। इसके लिए कुछ आवश्यक औषधि की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि जैसे कि हम लोग कर सकते हैं क्लोरोडाइज़ापॉक्साइड एक नामक एक औषध है, जिसके द्वारा जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं तो अल्कोहलिज्म का जो मात्रा है ब्लड में और बॉडी में वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और लेकिन जो भी औषधि का प्रयोग होता है वो डिटॉक्स सेंटर में होता है, यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर में इसका प्रयोग होता है या फिर किसी हॉस्पिटल में प्रयोग होता है, जिसमें अल्कोहलिज्म का अलग वार्ड है, जहाँ पर टोटली अल्कोहलिक पेशेंट्स वहाँ रहते हैं और उनका उपचार मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि जब उन्हें विड्रॉ किया जाता है, जब अल्कोहल विड्रॉ किया जाता है तो विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं और उन विड्रॉल सिम्टम्स को वो व्यसनी जो है, वो जो एडिक्ट है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बर्दाश्त नहीं करने के समय वो एग्रेसिव हो सकता है, वो आक्रामक हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, तोड़-फोड़ कर सकता है, खुद को भी परेशान कर सकता है, खुद को भी वो अपने शरीर को भी कष्ट पहुंचा सकता है, दूसरों को भी कष्ट पहुंचा सकता है। वैसी स्थिति में उनको बहुत ही गाइड करके, बहुत ही गाइडेंस में, मेडिकल सुपरविजन में उनका ट्रीटमेंट किया जाता है
और बहुत धीरे धीरे उनके ब्लड से उसकी अल्कोहल की मात्रा को कम किया जाता है, ताकि जो विड्रॉल सिम्टम है वो एक मैनेजेबल हो और उसको मैनेज किया जा सके। तो इस और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब इसके बॉडी से, इनके ब्लड से जब अल्कोहल कंटेंट दूर किया जाता है तो उसका मेटाबॉलिज़्म भी बहुत बिगड़ जाता है। तो मेटाबॉलिज़्म को भी सही रखने के लिए किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इन्हें मेडिकल सुपरविज़न में किसी अस्पताल में या जो डी एडिक्शन का सेंटर होता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, वहाँ पर रख के इनको ठीक किया जाता है। तो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, क्योंकि उनको उनके शरीर को पहले इस योग बनाया जाता है कि वो उनके शरीर से जितना भी टॉक्सिन्स है अल्कोहल का, वो सब दूर किया जा सके, और दूर करने के बाद उनमें किसी तरह का विड्रॉल सिम्टम्स भी ना हो, ये भी, इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है। तो इस तरह से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं किसी भी अल्कोहलिक पेशेंट्स का। दूसरा है बहुत इम्पॉर्टेंट, साइको सोशल ट्रीटमेंट। एक बार जब व्यक्ति बायोलॉजिकली अपने आप को कुछ फिट होने लगता है, यानी कि उसको फिजियोलॉजिकल नीड जिसे हम कहते थे, उस नीड से जब उसको छुटकारा मिल जाता है ट्रीटमेंट के बाद, तब आता है साइको सोशल ट्रीटमेंट। साइको सोशल ट्रीटमेंट में हम लोग मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से उस व्यक्ति को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने इन व्यसन को वो दूर कर सके, उसको छोड़ सके। इसी को साइको सोशल ट्रीटमेंट कहा जाता है। उसमें मुख्यतः 3 प्रकार के ट्रीटमेंट हैं: ग्रुप थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और अल्कोहलिक एनोनिमस। तो ये सबसे पहले ग्रुप थेरेपी की चर्चा हम लोग करें तो ग्रुप थेरेपी में ग्रुप में रख कर इन्हें ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर अकेले हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी पेशेंट का, अल्कोहलिक पेशेंट का, तो उनके अंदर सबसे पहले गिल्ट फीलिंग आता है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं वे लोग। वैसे लोगों में अगर अकेले में अगर उनको समझाया भी जाता है तो वो उनका कॉम्प्लेक्स और अधिक बढ़ जाता है, और वो उनके अंदर हीन भावना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो खुद से लाचार हो जाते हैं किसी की बात सुनने के लिए। तो इसलिए हम लोग इसमें ग्रुप थेरेपी का प्रयोग करते हैं। ग्रुप थेरेपी में वैसे ही लोगों को रखा जाता है जो कि अल्कोहलिक हैं, या फिर जो अल्कोहलिक है जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स को वहाँ रखा जाता है, ताकि वो सारी बातों की जानकारी भी दे सके और उनके सामने उनका ट्रीटमेंट भी किया जा सके। इस थेरेपी में उन्हें मद्यपान के प्रोज़ एंड कॉन्स को बतलाया जाता है कि क्या उसमें पीने से क्या लाभ उनको शुरू में नज़र आया, लेकिन वो लाभ किस तरह से हानि में परिवर्तित हो गया। ये बातें को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया जाता है, उसके फिजियोलॉजिकल व्यू पॉइंट को, उसके साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट को, उसके इमोशनल व्यू पॉइंट, एवरी व्यू पॉइंट इज़ बीइंग टच्ड। और फिर वहाँ पर लोगों को उससे निपटने के, उनकी समस्या से निपटने के तरीके, नए नए तरीके बताए जाते हैं कि इस तरह से उन लोग कैसे अपने समझ-बूझ से, सूझ-बूझ से वे लोग अपने इस व्यसन को त्याग सकते हैं। एक बार जब उस व्यक्ति में ये मैसेज आ जाता है उसके ब्रेन में, और ये इस काबिल हो जाता है कि वो समझ सके कि वो जो भी व्यसन है उसका, वो उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल गलत है, तो वो अपने इस व्यसन को दूर करने की कोशिश करता है। तो इसमें हम लोग मूलतः ग्रुप थेरेपी में समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उन जो इससे संबद्ध जो भी समस्याएं हैं, जो वो फ़ील कर सकते हैं या फ़ील करते हैं, और जो उनका परिवार फ़ील करता है, जिस तरह से आर्थिक परेशानी होती है घर में, जिस तरह से साइकोलॉजिकल परेशानी होती है घर में, उन सारी बातों से अवगत कराया जाता है, उनमें सूझबूझ का विकास करा जाता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना बहुत ही अनिवार्य है। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं स्किल ट्रेनिंग प्रोसीजर, एवर्सिव कंडीशनिंग। एवर्सिव कंडीशनिंग में उनको विरुचि पैदा किया जाता है, यानी उनको अनुबंधित किया जाता है, कंडीशन किया जाता है, ताकि उसको एवर्शन हो सके। किसी तरह का द्रव्य पिलाकर या किसी तरह की दवा को सेवन करने से क्या होता है कि उसको एवर्शन हो जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक से, और वो धीरे धीरे उससे उसको विरक्ति हो जाती है, वो बिल्कुल उसको नहीं सेवन करना चाहता। तो एवर्सिव कंडीशनिंग हम लोग करते हैं, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ये सब सारे प्रकार हैं, जिसमें कि उनके स्किल्स को डेवलप किया जाता है उनको, क्योंकि एक बार जब उनका बायोलॉजिकली वो लोग फिट हो गए, यानी कि उनको फिजियोलॉजिकल नीड नहीं रह गया, फिर उनको ग्रुप थेरेपी में उसके सारे समस्याओं के बारे में समझाया गया, उनमें सूझबूझ
पैदा की गई, उसके बाद उनके व्यवहार में चिकित्सा हम करते हैं, व्यवहार को चेंज करने का प्रयत्न करते हैं और उनके तरह तरह के जो स्किलफुल बिहेवियर होते हैं या फिर जो समाज में मान्य जो व्यवहार होता है, कौशल विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। ये सारी बातें हैं जो कि उनको और फिर मॉडल के रूप में किसी को सामने रखते हैं कि किस तरह से कोई व्यक्ति, क्योंकि उनके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए बहुत तरह के साइकोलॉजिकल इनपुट की आवश्यकता होती है और साइकोलॉजिकल इनपुट तभी हो सकता है जबकि वैसे व्यक्ति ये देख सकें कि अगर ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा व्यसनी होने के बाद भी वे लोग में बिहेवियर में बहुत परिवर्तन आया और उनमें सेल्फ कंट्रोल आ गया, सेल्फ टीचिंग उनके अंदर आ गया, यानी कि अपने आप को वो समझा सकते हैं कि हमने जो किया वो गलत किया। तो ये सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसके तहत हम लोग करते हैं और ऐसे में जो है वो उनका व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। उसके बाद है अल्कोहलिक एनोनिमस, यानी कि अल्कोहलिक एनोनिमस जो है वो एक तरह का समूह है जो कि अमेरिका में इसका स्थापना किया गया था डॉक्टर बॉब के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि अगर हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें उसका कैपिटल में 2 ए है, यानी कि अल्कोहलिज्म से वो लोग इसको रिलेट करते हैं, तो उसमें उनकी ये मान्यता थी कि यदि व्यक्ति एक बार मद्यपान पीना शुरू कर देता है तो वो हमेशा पिएगा। और दूसरी बात ये थी कि बिना विशेष मदद के कोई भी व्यक्ति शराब पीना बंद नहीं कर सकता। इसलिए ये ए का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लोगों ने उसकी स्थापना की और उसमें ये बताया गया कि किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन का ख़ास मकसद ये था कि वहाँ रोगियों को ये समझाया जाए कि इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं उसके पर्सनालिटी में, उसके जॉब में, उसके प्रोफेशनल लाइफ में, उसके पर्सनल लाइफ में किस तरह से वो व्यक्ति बिल्कुल फेलियर साबित हो सकता है। और कभी कभी ये होता है कि उनके हम लोग इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट को जो हम लोग ठीक करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से जो हम लोग को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब तक जिस कारण से वो व्यक्ति अल्कोहलिज्म उनके अंदर आया या ये मद्यपान का जो व्यसनी बन गए वो लोग, उनके इन्वायरमेंट को हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि यदि हम लोग उनके इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करते हैं तो वो पुनः जब उनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो ट्रीटमेंट के बाद फिर से उनको इस तरह का लत लग सकता है। तो इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें एनवायरनमेंट अच्छा रखते हैं, सोशल अप्रूव्ड एनवायरनमेंट के तहत उनको समझाया जाता है, उनको रखा जाता है, उनके अंदर से उनको परामर्श दिया जाता है, उनको सजेशंस दिए जाते हैं, उनका काउंसलिंग किया जाता है, उनके व्यवहार में इस तरह से करते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन का खास मकसद ये था कि ऐसे व्यसनी को व्यसन से दूर किया जा सके और उनको ट्रीटमेंट लिया जा सके। अगर हम कुल मिलाकर ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में सबसे पहले उनको फिज़िकली फ़िट होना पड़ेगा क्योंकि जब तक फ़िज़िकल डिपेंडेंस ख़त्म नहीं होता है तब तक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पहला तो बायोलॉजिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ उनकी मानसिक शक्ति को बढ़ाना, उनके सामाजिक इंटरवेंशन जो एनवायरमेंटल इंटरवेंशंस हैं उनको देखना ताकि वो उनका जो संगत है, अगर बुरे संगत के चलते हुआ कारण क्या था उनका अल्कोहलिज्म का, ये सब जानते हुए उस कारण को उनसे दूर रखना, इन सारी बातों के साथ उनको काफ़ी हद तक अल्कोहलिज्म जो व्यसन है वो दूर किया जा सकता है। और 100% में 95% लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और कुछ 5% ऐसे होते हैं जिनमें ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं, जिसके साथ और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जिनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता लोगों का। वैसे लोगों में इस तरह की प्रक्रिया देखी जाती है, लेकिन कुल मिलाकर हम लोग मेजॉरिटी अगर देखें तो 95% केसेस को ठीक किया जा सकता है इसका। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ट्रीटमेंट एस्पेक्ट को आपने समझा होगा। और इस तरह से हम लोग आज अल्कोहलिज्म चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। और यदि कोई किसी तरह का कोई आपको क्वेरी होगा तो मैसेज बॉक्स में डालकर निश्चित रूप से पूछ लें। धन्यवाद।